ब्रेकिंग में मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बनने की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, बावजूद इसके कि महायुति गठबंधन को भारी बहुमत वहां मिला हुआ है। एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाए जाते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार कैसे बन पाएगी, कितनी आसान होगी उसकी राह, ये शायद इतनी आसान ना हो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। अपने गांव से, सतारा में अपने गांव से मुंबई लौटने के बाद उन्होंने शाम को यह कहा एक इंटरव्यू में कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि एकनाथ शिंदे ही यानी वही मुख्यमंत्री बने। उनके इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को एक बार फिर बढ़ा दिया है और अब तक यानी 23 नवंबर को ही नतीजे आ गए, बावजूद इसके अब तक सरकार बनाने को लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज बैठक होने वाली थी, लेकिन यह बैठक फिर 4 तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने 2 दिन पहले ही कह दिया कि तारीख सुनिश्चित कर दी कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जगह भी उन्होंने सुनिश्चित कर दी कि यह जगह होगी मुंबई का आजाद पार्क। लेकिन कौन शपथ लेगा, किस पार्टी का व्यक्ति शपथ लेगा, उस सरकार में और कौन लोग शामिल होंगे, किनके समर्थन से बहुमत हासिल होगा, इन सारी बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया, कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन इसको लेकर अब एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल जो साफ दिखाई पड़ रहा है कि बगावती तेवर पर उतर आए हैं और जो ये चर्चाएं हैं कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने गठबंधन को बदल भी सकते हैं, उन चर्चाओं ने और तेजी पकड़ ली है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उसका अगला कदम क्या होता है? 5 दिसंबर को क्या शपथ ग्रहण समारोह वास्तव में हो जाएगा? किसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा? और यहां तक कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए जो 2 पर्यवेक्षक केंद्र से भेजे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन पर्यवेक्षकों का भी के नामों का भी ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन कब होगा। संवैधानिक संकट भी बना हुआ है, लेकिन उसको लेकर भी कोई चर्चाएं नहीं हो रही हैं। संवैधानिक संकट इसलिए कि 26 नवंबर को ही वहां की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। केयर टेकर मुख्यमंत्री यानी जो ये एकनाथ शिंदे हैं, वो वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर तब तक काम करते रहे, लेकिन 26 नवंबर को उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र में कौन सी सरकार अभी काम कर रही है, इन सारी चीजों को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई है, लेकिन अब तक सरकार के गठन का फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और अब इसका रुख जिस तरह से अब दूसरी तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है, तो उन आशंकाओं को अब जबरदस्त समर्थन मिलना दिखाई पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे के इस बयान ने और भी ज्यादा इस आग में घी का काम किया है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि वही बने, यानी एकनाथ शिंदे ही। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष किस तरह से लगातार सवाल उठा रहा है इस पर भी बात की जाएगी। और लोकसभा एक बार फिर आज दूसरा हफ्ता था शीत सत्र का, आज फिर स्थगित की गई। आज फिर तमाम मुद्दों पर, जिसमें अडानी का मुद्दा है, संबल का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा की मांग हो रही थी। चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की सरकार ने, स्थगित की गई। 12 बजे फिर असेंबल होनी है, हो गई, लेकिन वहां पर अभी तक अवरोध बना हुआ है। तो संसद की खबरों से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है और विपक्ष ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि आखिर महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं बन रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल पूछा है कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, ये कौन बताएगा, वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, महाराष्ट्र में किसकी सरकार इस समय है, ये सवाल किससे पूछा जाए। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को, क्या कहा है उन्होंने इस मुद्दे पर। BJP candidate for Maharashtra CM has said already given my unconditional support. Till the time the CM is not sworn in, we will continue to see the tantrums. If he had given this unconditional support, what made him take a 2-day off and did not attend any meetings? Why is it that they have to again go back to Delhi to decide who will be the chief minister face and how the portfolios will be distributed? Why did he go into this incredible sulk after meeting Amit Shah? So if you have given the responsibility to Mr. Amit Shah, you've given the responsibility to the Prime Minister of India, and if you look at it, it is the Bharatiya Janata Party which has won a larger mandate.
So it becomes, I do not know why he keeps saying this, that he says that he's absolutely doesn't have a problem. Yet we don't see who the CM candidate is. We don't know when the oath taking ceremony is. Please remember, it is just Mr. Bhavan Kule who has gone and put it out on Twitter that there's going to be a swearing in ceremony on 5th December. None of the three alliance partners have approached the governor with a letter of saying that they have the number of seats and they're willing to take oath together. The governor house has yet not issued the dates. And for them to proclaim, so is BJP now going to decide how the governor will work? That entire shadow boxing that we used to see, is it now very clear that the constitutional chair that the governor holds is no longer valid in Maharashtra? It is all going to be run from the headquarters of the Bharatiya Janata Party. तो सरकार गठन को लेकर जो उथल पुथल मची हुई है, जो अवरोध बने हुए हैं, वो अलग जगह है, लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है महाराष्ट्र में इस समय, किसकी सरकार है, कौन सी सरकार चल रही है, राज्यपाल सरकार चला रहे हैं या फिर कौन चला रहा है, किसके भरोसे चल रही है, ये सवाल भी बना हुआ है। और इसका जवाब किसको कौन देगा, ये कोई देने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। तो इसका महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है वो अपने आप में बड़ा एक कह लीजिए कि अद्भुत है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि वहां क्या हो रहा है। पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद आखिरकार महायुति सरकार क्यों नहीं बना पा रही है। और अब एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से एक अड़ियल रुख उन्होंने अपनाया हुआ है, अड़ियल रुख इसलिए कि वो पहले भी, चुनाव से पहले भी ये बात कह चुके हैं कि उनको हल्के में न लिया जाए, और उन्होंने साबित भी कर दिया है कि इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में जितने विधायक लेकर वो शिवसेना से बाहर आए थे, उससे ज्यादा इस बार उनकी पार्टी के जीत कर भी आए हैं। उनका सवाल यह है कि जब पिछली बार 40-41 विधायकों के साथ उनको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो अब 57 विधायकों के साथ उनको क्यों नहीं बना रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है, वो भी एक बड़ा सवाल है। इसमें एकनाथ शिंदे का ये जो बयान है अमलेंदु जी, वो कितना मायने रखता है? क्या अब एकनाथ शिंदे बिल्कुल बगावती तेवर अब दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए, बिल्कुल ये बगावती तेवर है, एक तरह से कहा जाए ये खुली बगावत है। क्योंकि अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उन्होंने एक कॉमन मैन की तरीके से काम किया है और जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। यानी अब उन्होंने बीजेपी को ये भी बता दिया है कि जनता क्या चाहती है, यानी कि आप जो चुनाव जीत कर आए हैं वो एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं, तो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाइए। और इसीलिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी अपना नेता नहीं चुन पा रही है अभी तक। यानी जो आज बैठक होनी थी, अब वो इस तरीके से होगी, वो 4 तारीख को, 4 को भी होगी नहीं होगी पता नहीं। और कहा तो बावन कुले जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ट्विटर पर अपना फरमान जारी कर दिया था कि 2 दिसंबर को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाएगा, और 5 दिसंबर को बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है वो शपथ ग्रहण कर लेगा, और वो मैदान भी बता दिया था क्या होगा। तो अब वो 2 तारीख की बैठक को क्या ही बावन कुले साहब देश के सामने आकर बताएं, उन्होंने तो घोषणा कर दी थी। वो असल में कि संजय राउत ने पूछा भी कि बावन कुले घोषणा करने वाले कौन है, उनको राज्यपाल बना दिया गया है या भारतीय जनता पार्टी ने अथॉरिटी दे रखी है? असल में वो एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाने की एक कोशिश थी, ये बताने की कि एकनाथ शिंदे जी, हम जो हैं वो अपना रास्ता चुन लेंगे अगर आप जो नहीं सुधरे। लेकिन एकनाथ शिंदे ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि बीजेपी की इस समय हिम्मत नहीं है कि एकनाथ शिंदे को आंख दिखा सके। बीजेपी पहले भी कर सकती थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी उनके विधायक को तोड़ नहीं सकती है, लेकिन जिस परिस्थिति में आकर बीजेपी फंस गई है और बीजेपी के जो धतकरम है वो अब जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद शिंदे ने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि बीजेपी उनको साइडलाइन करने की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए शिंदे जो है वो बगावती तेवर अपने दिखा रहे हैं, और ये एक तरीके से खुली बगावत है ये कहना कि मुझको जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये जनता का चाहना है, यानी कि जनता का, अब चूंकि जनादेश है, जनादेश से ही तो चलती हैं सरकारें। अब मोदी जी की पर्ची से तो बनेगी नहीं, तो अगर मोदी जी की पर्ची चल रही होती तो बीजेपी का विधायक दल का नेता ही मोदी जी की पर्ची से आ गया होता। मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, लेकिन अगर मोदी जी की पर्ची नहीं चल पा रही है, और ये पर्ची तो हरियाणा में भी नहीं चली थी मोदी जी की। भाई, लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी की पर्ची खोलने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, एक अपडेट खबर अभी यही है कि लोकसभा जो है वो एक बार फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी आज जो पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, उसके बाद अब कल तक के लिए। तो पिछला हफ्ता जिस तरह से गया, ये लग रहा है कि तमाम मुद्दों पर, जिस तरह से विपक्ष अडानी के मुद्दे पर, संभल के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, ये तमाम मुद्दे हैं, ईवीएम के मुद्दे पर, इन सब पर वो चर्चा चाह रहा है। सरकार चर्चा से भाग रही है,
है, इसको देखते हुए लगता है कि पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी स्थितियां वही बनने वाली हैं, क्योंकि अगर सरकार चर्चा चाहेगी नहीं और विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा रहेगा तो फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित होना ही है। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी, ये एक और खबर है, लोकसभा स्थगित कर दी गई है। और इधर जिस तरीके से आज इंडिया ने अपने बैठक बुलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिंदे की जो दबाव की राजनीति है, शायद उससे तनाव जो पैदा हुआ है उससे बचने का रास्ता खोज रहे हैं। और आज शाम 4 बजे वो अपने सांसदों के साथ जाकर साबरमती फिल्म देखेंगे, महाराष्ट्र का तनाव दूर करेंगे। एकनाथ शिंदे तो अपना तनाव दूर करने के लिए अपने गांव चले गए थे, अब मोदी जी बेचारे कहां जाए, गांव बंदा जनता सीधे भेज देगी मोदी जी को अपने गांव वापस। तो मोदी जी अब जाकर शाम को 4 बजे अपने सांसदों के साथ साबरमती फिल्म देखेंगे। शिंदे ने जो तनाव दिया है, जो बुखार चढ़ाया है मोदी शाह को, उसको उतारने का कुछ रास्ता तभी जाकर सूझ पाएगा मोदी जी को, ऐसा समझ में आता है। लेकिन अमलेंदु जी, लगता नहीं है ये तनाव दूर होने वाला है, क्योंकि शिंदे ने जो तनाव दे रखा है और जब से ये स्थितियां बनी हुई हैं या ये खबरें सुनाई पड़ रही हैं, और इन खबरों के पीछे निश्चित तौर पर जो ऐसे सोर्सेज हैं वो कोई कमजोर सोर्स नहीं है, बड़े मजबूत सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से ये जानकारी आ रही है कि शिंदे और अजित पवार ये दोनों शरद पवार के संपर्क में भी हैं। और शिंदे का जो कल का बयान है तो निश्चित तौर पर वो उन आशंकाओं को, उनको एक मजबूती भी देता है कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि वही मुख्यमंत्री बने। तो यह तनाव अभी प्रधानमंत्री मोदी का दूर होने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर जिस तरह से तनाव बनाए हुए है विपक्ष, उससे पीछे हटने को तो तैयार है ही नहीं। उसके खिलाफ एक आंदोलन की अब तैयारी शुरू हो गई है और उसकी तारीख भी अब तय हो गई है। उधर जिस तरह से महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ईवीएम के खिलाफ जो शिकायतें आ रही हैं, जो वहां पर आंदोलन हो रहे हैं, उनको देखते हुए लग रहा है कि राजनीतिक दलों से पहले जनता ही सड़कों पर इसके खिलाफ उतर चुकी है। एनसीपी की नेता है, महाराष्ट्र में सांसद रह चुकी हैं फौजिया खान, उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है। उनको बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने जानकारी दी है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से गांव में ईवीएम के खिलाफ महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। क्योंकि गांव के तमाम गांव की जानकारी आ रही है जहां लोगों ने कहा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर एक पार्टी को वोट दिया, लेकिन वोट मिला है किसी दूसरी पार्टी को। फौजिया खान को सुनते हैं। जी, तो इसमें क्या मसला रहा? मसला तो हल हो गया, और जब उनके पास इतना भारी बहुमत है वो बराबर बनाएंगे सरकार, और उन लोगों का अधिकार है, तो इसमें मसला क्या है? लेकिन इन सब के बीच जो वहाँ के स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की बात नहीं कही। नहीं, ये बात तो देखिए जनता की तरफ से आ रही है, गांव-गांव से आ रही है, और लोगों को शंका है, लोग अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जो अपने गांव में बैलेट पेपर पे फिर से मतदान करवाना चाह रहे हैं, और फिर वो टैली करके देखेंगे। कल होने वाला है एक गांव में मतदान महाराष्ट्र में। तो अगर पब्लिक के अंदर इतना डिसकंटेंट है, पब्लिक के अंदर इसके बारे में सवाल है, तो ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में इतनी एडमेंट है। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने कहा है कि पॉपुलेशन क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। ये तो बड़ा मजाक है कि जिस देश में आज हम गरीबी से स्ट्रगल कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज हमारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सही से दर्जा नहीं है हमारे एजुकेशन का, सही से दर्जा हमारे हेल्थ सर्विसेज का नहीं है, पानी का शॉर्टेज है। हम अपना पॉपुलेशन बढ़ाकर क्या हासिल करेंगे अगर ये विजन, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड को ये विजन नहीं है और ये इस बारे में सोचते नहीं है, तो बड़ा ताज्जुब है। मैम, राज्यसभा सदस्य है एनसीपी की फौजिया खान, वो बता रही थी कि किस तरह से महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ एक माहौल है। लोग, जो आम मतदाता है, वो नहीं भरोसा कर पा रहा है कि आखिर ये जो परिणाम आए हैं वो कैसे आए हैं। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गतिरोध बना हुआ है उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एकनाथ शिंदे को भी पता है। वो मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री है वो, और जब वो उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते वहां चुनाव हुए हैं तो बहुत सारे जो
राज होते हैं वो भी उनको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उसके पास विधायकों की इतनी संख्या है कि वो एनसीपी की मदद से या निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बना सकती है या बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे को इग्नोर नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे भी लगातार आंख दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अमलेंदु जी, तो इसका मतलब तनाव दूर होने वाला नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी अपने साथियों के साथ आज फिल्म देखने जा रहे हो, साबरमती एक्सप्रेस फिल्म देखने जा रहे हैं तनाव दूर करने की, लेकिन एक ईवीएम का तनाव, पार्लियामेंट में चर्चा का तनाव, और इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर अब किसानों ने भी तनाव देना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सीमा पर ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये जाम लगा हुआ है। नोएडा में जो दिल्ली बॉर्डर है, वहां पर चिल्ला बॉर्डर उसको कहते हैं, वहां किसानों का जत्था दिल्ली में प्रवेश कर रहा है। उधर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर भी किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। उसकी वजह से लंबी लाइनें ये दिखाई पड़ रही हैं। तो लगता नहीं है अमलेंदु जी की जो तनाव फिल्म देख के दूर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो राजनीतिक तनाव उनका इतनी जल्दी दूर हो पाएगा। नहीं, राजनीतिक तनाव उनका जो है वो दूर नहीं होगा, बल्कि वो देश में राजनीतिक तनाव पैदा करने के लिए फिल्म देख रहे हैं। अब वो उनका मानसिक तनाव कितना कम होगा फिल्म देखने से ये तो पता नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने काफ़ी ज़्यादा तनाव इस समय बीजेपी को दे दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तनाव काफ़ी ज़्यादा दे दिया है। इधर विपक्ष भी तनाव काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। और इंडिया गठबंधन की आज जो है वो बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, जो संसद भवन में, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो वहाँ इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है। और जो सरकार जिस तरीके से लगातार सदन को स्थगित कर रही है, इस पर चर्चा हुई है कि सरकार क्यों जो है चर्चा से भाग रही है और क्या मुद्दे उठाए जाने हैं और सरकार जो है क्यों भाग रही है, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। बहरहाल फिलहाल जो किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इस पर चिराग पासवान जो एलजेपी के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो सरकार के समर्थन में बोले हैं। लेकिन किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और उसकी वजह से दिल्ली की सीमाओं पर काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति देखी जा रही है। जी बिल्कुल, बैरिकेडिंग कर दी गई है दिल्ली की सीमाओं पर, लंबा जाम लगा हुआ है और किसान संसद की ओर संसद का घेराव करने वाले हैं, उसके लिए वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। तमाम उनकी मांगे हैं। यह भी आरोप है कि पिछली जो एनडीए सरकार थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आश्वासन किया था किसानों को एमएसपी पर और तमाम मुद्दों पर जो उन्होंने वादा किया था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार भी, चुनाव भी हो गए, लेकिन वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो इन सारे मुद्दों पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब सीधे दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। उधर 6 तारीख को पंजाब और हरियाणा के भी किसान दिल्ली की ओर रुख करने की योजना बना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारी है। और इधर उत्तर प्रदेश से किसान आ रहे हैं दिल्ली की ओर, संसद का घेराव करने वाले हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय सरकार के ऊपर भारी पड़ते दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की जा रही है, पूरा एक हफ्ता नहीं चला और दूसरे हफ्ते की आज शुरुआत भी उसी तरह से हो रही है, उसको देखते हुए यह लगता है कि सरकार इन मुद्दों पर किस तरह से घिरी हुई है। संभल में जहां पर पिछले हफ्ते रविवार को वहां हंगामा हुआ, विवाद हुआ, कई लोगों की जान चली गई, वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, उसको रोका गया और आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाने पर अड़ा हुआ है। लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल में जाने वाले जो नेता हैं, उन सभी नेताओं को रोक दिया गया, उनके घरों पर ही उसी तरह से नजरबंद कर दिया गया जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं को किया गया था। तो जो कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता है आराधना मिश्रा, मोना तिवारी उनका नाम है, उनको भी नजरबंद कर दिया गया। क्या कहना है उनको, क्यों, क्या प्रशासन ने, पुलिस ने क्या कहकर उनको रोका है, एक बार सुनते हैं उनको। लेकिन संभल का मुद्दा भी लोकसभा में, लोकसभा की जो डिसरप्शन है, लोकसभा की कार्यवाही जो बाधित हो रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। विपक्ष उस पर भी चर्चा की मांग कर रहा है। मोना तिवारी को सुनते हैं, आराधना मिश्रा, मोना तिवारी। देखिए कितनी बड़ी अराजकता है ये कि आज आप एक प्रतिनिधिमंडल जो कांग्रेस का जाना चाहता था फैक्ट फाइंडिंग के लिए, शांति की अपील करने के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में, उस प्रतिनिधिमंडल को इस तरह से बलपूर्वक रोका जा रहा है। हम वहां पर कोई अशांति फैलाने नहीं जा रहे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो लोग आहत हुए हैं इस घटना में, उनसे जाकर के उनकी बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और किस तरह से मेरे घर में
मुझे जिस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई, कल रात से फोर्स यहाँ पर है, कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहां कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है, तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। अच्छा, जो नोटिस आपको भी दिया गया उसमें 163 बीएनएस का जिक्र किया गया जो संभल में लागू है, तो क्या आपने प्रशासन से पूछने की बात करी कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको अपने घर से क्यों नहीं निकलने दिया? मैं यही तो पूछ रही हूँ इनसे कि मुझे अपने घर से तो निकलने दिया जाए। वहां पे जाकर के ये तो संभल में लागू है ना, लखनऊ में लागू है। अगर मुझे अपने घर से नहीं निकलने दिया जाएगा तो ये तो मतलब मेरे अधिकारों का, मतलब एक नागरिक होने। तो ये आराधना मिश्रा है जो कि कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उनको किस तरह से रोका गया बता करके कि संभल में धारा 163 बीएनएस की धारा, जो पहले धारा 144 हुआ करती थी तो अब वो 163 है, उसके तहत वहां रोका गया है। संभल के डीएम ने आदेश जारी कर कहा है कि 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने दिया जाएगा। तो जितने जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को वो बाहरी समझते हैं, जिसकी वजह से माता प्रसाद पांडे को रोका गया जो समाजवादी पार्टी के नेता है और उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं। उसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोका जा रहा है। अजय राय के, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, वहां पर तमाम तथ्यों को जानने के लिए ये लोग वहां जाने की तैयारी में थे। सब अपने घरों में रोक दिए गए, उनको एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। अजय राय फिर भी अड़े हुए हैं कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा ही वहां। क्या कहते हैं अजय राय, एक बार सुन लेते हैं उन्हें भी। ये इन्होंने 163 की नोटिस इशू की दिया है और ये कहा है कि वहाँ पर जाने से अव्यवस्था होगी। तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने ये भी नोटिस में मेंशन किया है कि कुछ टाइम के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप जा सकते हैं। नहीं, ये नहीं लिखा है उसमें। उन्होंने लिखा है अभी फिलहाल आपको वहाँ पे स्थिति से उन्होंने बताया है। और मैं समझता हूँ कि हम जब भी वहाँ पे जाने का, हम सबों का सोच यही है कि वहाँ की जनता जो आज आवश्यकता है उनको, हमारी आज वो कष्ट में है, परेशान है, तो आज हम जाएंगे और वहाँ के लोगों से जो उनका दुख है, कष्ट है, परेशान है लोग, उससे अवगत होंगे और लीडरशिप को बताएंगे और आप सबके माध्यम से जनता को बताएंगे। तो अजय राय का कहना है वो अड़े हुए हैं और उनके घर के बाहर भी इस समय काफी फोर्स लगी हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि संभल हम जाएंगे, क्योंकि वहां जो पीड़ित जनता है, वहां की आम जनता है, उसकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि प्रशासन के जरिए जो चीजें आ रही हैं वो सही नहीं है। यही आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी लगाए थे, कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं और इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं, और जो संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है उसमें एक बड़ा कारण संभल भी है। संभल पर भी चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, इंडिया गठबंधन, लेकिन चर्चा के लिए सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो संभल का मुद्दा हो और चाहे मणिपुर का मुद्दा हो। तो मनोज राय जो आरजेडी सांसद हैं, उन्होंने भी इस मामले में सरकार के अड़ियल रुख की आलोचना की है और कहा है कि विपक्ष चाहता है कि संसद चले, गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सरकार संसद नहीं चलाना चाहती है। लेकिन पुलिस बार-बार उनको रोक रही है, कह रही है कि अभी ना आए। नहीं, अभी ना आए, कब आए? जब वो न्योता देंगे। हालात पे वहाँ वो मतलब हम नमक छिड़कने नहीं जा रहे हैं, हील करने जा रहे हैं, जो भी लोग जाना चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छा संदेश भी नहीं देता अपने देश के बारे में।
विभाग को आपने सुना, कह रहे हैं कि अच्छा संदेश नहीं देता, वहां पर लोगों के दर्द सुनने के लिए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के जाने से वहां कोई हिंसा नहीं भड़कने वाली है, लेकिन अगर उनको जाने से रोका जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। और अभी जिस तरह से कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार ये गुंडागर्दी कर रही है कि संभल जाने से राजनीतिक दलों के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वहां जाने से रोक रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है संभल को लेकर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति, संभल पूरा एक राजनीतिक दंगल का बना हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है, उसको देखते हुए वहां पर सरकार निशाने पर है। और संभल के मुद्दे पर विपक्ष लगातार संसद में भी चर्चा की मांग कर रहा है, क्योंकि वहां जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, हिंसा जिस तरह से हुई है और उस पर जो प्रशासन पर आरोप लगे हैं, पुलिस और प्रशासन पर, उन सभी मामलों में चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार चर्चा नहीं चाह रही है, जिसकी वजह से लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है। आज सोमवार को फिर लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। यानी जिस तरह से पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते नहीं चली है, वो इस हफ्ते की शुरुआत में भी उसके लक्षण उसी तरह दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संसद की कार्यवाही बाधित है। और उधर महाराष्ट्र में चर्चा को लेकर, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बयान के बाद फिर जिस तरह से 5 दिसंबर की डेडलाइन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय की गई थी कि सरकार बन जाएगी, लगता है कि वो 5 दिसंबर के बाद भी बनने के आसार उसके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव भी लगातार टलता जा रहा है। अमलेंदु जी, बिल्कुल, बीजेपी अपना ही नेता जब नहीं चुन पाई है तो वो महायुति का नेता कैसे चुनेगी? तो अभी तो एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से पेच फंसाया है, एक तो पहले वो चले गए अपने गांव सतारा और वहां 2 दिन रहे, फिर बताया कि वो बीमार हो गए, फिर उनका बुखार उतर गया। जब बुखार उतर के आया तो कहा कि साहब मैंने तो पहले ही समर्थन दिया हुआ है बीजेपी को। यानी अगर बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है तो बीजेपी के अंदर क्या चीजें खराब है? एकनाथ शिंदे ने संदेश क्या दिया? और इधर अब जो एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पे कह दिया कि वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, कॉमन मैन के मुख्यमंत्री हैं। और कॉमन मैन चाहता है, आम आदमी चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, यानी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ ये संकेत दे दिया कि आम आदमी जो है वो चाहता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपना दावा फिर से ठोक दिया है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और इसके जरिए एक तरीके से कहा जाए, एकनाथ शिंदे ने खुली बगावत कर दी और ये संदेश दे दिया है कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, चाहे आप बनाइए चाहे दूसरे बनाएं। ये एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने संकेत दे दिया है। इधर जो खबरें हैं वो खबरें ये हैं कि शरद पवार जो है वो संपर्क में एकनाथ शिंदे के, और वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार और शिंदे को साथ लेकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ ये तैयारियां भी चल रही, तो बीजेपी काफी ज्यादा सतर्क हो गई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज वो इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए शाम को 4 बजे पिक्चर देखेंगे अपने सांसदों के साथ। जी बिल्कुल, तो तनाव दूर करने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन तनाव चारों तरफ से बढ़ता जा रहा है, चाहे संसद के भीतर हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो चुनाव का मुद्दा हो, महाराष्ट्र में सरकार के गठन का मुद्दा हो। ये तमाम चीजें उनके तनाव को बढ़ाने वाली हैं। इन सारी चीजों पर लगातार ये चर्चाएं हो रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग के संचार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसके तहत प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। तो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी चुनाव आयोग को हिदायतें मिल रही हैं। चुनाव आयोग के पास अभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के कई नेताओं ने वहां ईवीएम की जांच के लिए पैसे जमा किए हैं और मांग की है, लाखों रुपए जमा किए। उसके अलावा जो मतदाता ये पोलिंग बूथ्स पर मतों के बढ़ने की घटनाएं हो रही हैं, तमाम ऐसे सबूत पेश किए गए हैं चुनाव आयोग के पास, लेकिन उन पर चुनाव आयोग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट से भी नोटिसें लगातार मिलनी शुरू हो गई हैं। तो चुनाव आयोग जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया निशाने पर है और चुनाव आयोग उसमें घिरा नजर आ रहा है, महाराष्ट्र में अब गांव-गांव से जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ वहां आंदोलन की खबरें आ रही हैं, वो सारी चीजें ये बता रही हैं कि ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग तो घिरा ही है, चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोप में सरकार भी पूरी तरह से घिरी नजर आ रही है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता अब उसके पास नहीं बचेगा, क्योंकि विपक्ष इस बात पर अब अड़ गया है कि चुनाव चाहिए केवल बैलेट पेपर से। जी बिल्कुल, और इसी पे कल जो है रैली भी हुई
इंडिया गठबंधन की और मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ मौजूद थे दिल्ली में। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए और इसके लिए देश भर में आंदोलन छिड़ा जाएगा। जो समाज सेवी कार्यकर्ता हैं 95 वर्ष के बाबा आढाव, वो पुणे में 3 दिन के अपने आत्मक्लेश पर थे और उनसे मुलाकात की उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, रोहित पवार ने और अजीत पवार ने भी उनसे मुलाकात की। तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है। महाराष्ट्र से भी खबरें आ रही हैं। योगेंद्र पवार जो कि चुनाव हारे हैं बारामती में अजीत पवार से, उन्होंने 9 लाख रुपया चुनाव आयोग में जमा करा दिया है और जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है उसकी जांच कराने के लिए उन्होंने वो रुपया जमा कराया है। एक जो और प्रत्याशी जमा कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं कि वीवीपैट मशीनों से उसकी मिलान कराया जाए, यहाँ तो सीधे सीधे चिप की जांच कराने के लिए उन्होंने रुपया जमा कराया है। तो चुनाव आयोग यहाँ भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल घिरता नजर आ रहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं, नोटिस दिया है एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए, जिसके तहत प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई। पूछा है सवाल कि कैसे कर दिया गया, तो नोटिस दिया है, जवाब के लिए मांगा है उससे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई करते हुए कहा कि ईसीआई यानी चुनाव आयोग संक्षिप्त हलफनामे के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करे। 3 हफ्ते के भीतर दायर किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील को इसकी प्रतिलिपि यानी उसकी फोटोकॉपी प्रस्तुत की जाएगी। 17 जनवरी को इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट से भी चुनाव आयोग को नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से साफ तौर पर तमाम तरह की धांधलियों की शिकायतें विपक्ष ने प्रस्तुत की हैं चुनाव आयोग के सामने, उनको देखते हुए अब चुनाव आयोग का इस पर वैसा जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में शिकायतों का जवाब दे दिया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब 3 दिसंबर को यानी कल कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया भी है महाराष्ट्र की शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने। उसके बाद देखना है किस मुद्दे पर क्या चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, चुनाव आयोग किस तरह से संतुष्ट करता है अपने जवाब से। लेकिन चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से अब विपक्ष सड़कों पर उतरने की तैयारी में है, संसद से लेकर सड़क तक इस चुनाव सुधार के लिए वो लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसको देखते हुए ये ईवीएम का मसला एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कह चुके हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। कई और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह ऐलान किया है। उसको देखते हुए ये एक बड़ा मुद्दा है और अब इस पर विपक्ष लगता नहीं कि वो पीछे हटने को कहीं से भी तैयार है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष जो है इस पे पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और इधर एक बड़ी मज़ेदार है समीर जी कि जो डीवीआई चंद्रचूड़ जो एक्स सीजीआई हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा विवादों में हैं। और एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के ऊपर जो है जो सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जज हैं और वो हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट, सक्रिय रहते हैं सोशल ट्विटर पर, हाँ, और उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया है, चंद्रचूड़ वाज ए कैरियरिस्ट एंड डिसऑनेस्ट। चंद्रचूड़ एक कैरियरवादी और बेईमान व्यक्ति थे। यानी चंद्रचूड़ को सीधा सीधा बेईमान जो है वो जस्टिस काटजू ने घोषित किया है। ये उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। तो अब ये आपस में जजों के बीच भी जो है, जो पूर्व जज हो चुके हैं उनके बीच की लड़ाई सब सामने आ रही है। चंद्रचूड़ साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं और ख़ासतौर से जो पूजा स्थल विधेयक है उसको दरकिनार करके जिस तरीके से काशी विश्वनाथ के मसले पर जो सर्वे की अनुमति दी गई और उसके बाद जो है फिर ये तमाम मसले उठ के खड़े हुए कि संभल का आ गया, कि अजमेर का आ गया, कि बदायूं का आ गया, ये सारे मसले जो आ रहे हैं इस पर चंद्रचूड़ साहब बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में हैं। और चंद्रचूड़ साहब इन्हीं मसलों पर नहीं है, चंद्रचूड़ साहब महाराष्ट्र की सरकार को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में हैं। और संजय राउत का तो साफ साफ कहना है कि अगर असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में चल रही है तो उसके जिम्मेदार चंद्रचूड़ साहब हैं। ये संजय राउत ने साफ साफ कहा। जी बिल्कुल, ये कहा है, सवालों के घेरे में है चंद्रचूड़। और बड़ी खबर अब इस समय दिल्ली की सीमाओं से आ रही है। दिल्ली नोएडा की सीमा यानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर किसानों ने जाम लगा दिया है। वो दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं और संसद का घेराव करने की तैयारी में है। सुनते हैं किसानों के, ये आप विजुअल्स देख रहे हैं किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के नेता, चूंकि आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वो वादे किए थे, बावजूद इसके वादे नहीं पूरे हुए, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो चाहे और भी जो मुद्दे हैं
उन सारे मुद्दों पर। तो अब किसान सीधे दिल्ली आ रहे हैं और संसद का रुख कर रहे हैं। यह बिल्कुल उसी तरह से अब दिख रहा है जिस तरह से जो 3 कृषि कानून थे जिनको सरकार को दबाव में, किसानों के दबाव में वापस लेना पड़ा, उसके खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब किसान दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार देखते हैं और सुनते भी हैं कि ये किसान क्या कह रहे हैं। दिल्ली में इस समय नोएडा दिल्ली सीमा पर, जिसको चिल्ला बॉर्डर कहते हैं, वहां डटे हुए हैं किसान। बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया है, लेकिन बड़ी संख्या में वहां किसानों के जुटने से पूरा इलाका, वहां 3-4 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि लाइनें लग गई हैं वाहनों की और एक अफरा तफरी की स्थिति वहां बनी हुई है। तो सुनते हैं किसानों का क्या उनकी मांग है और क्यों दिल्ली जाना चाह रहे हैं। हुए हैं 25 तारीख से हम ग्रेटर नोएडा, 28 से हम यमुना पे हैं, आज 2 तारीख में महामाया फ्लाईओवर से हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिर एक समय है इनके पास, सरकार के पास, सरकार के अधिकारियों के पास, समय रहते हुए हमारी घोषणा कर दो। हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम 10% लेकर के जाएंगे। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को किसानों को लाभ देते हुए हम लागू कराएंगे। 4 गुना मुआवजा देने के लिए फाइनल करेंगे। सर्किल रेट को 100% बढ़ोतरी कराने के बाद कराएंगे। हमें 14 साल हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आते हैं, बहका कर चले जाते हैं। पिछली बार आए थे हम यहाँ पर, 1.5 साल पहले हम यहाँ पर आए, समिति बना दी, कमेटियां बनाते हैं, काम कोई नहीं करता। हमने कह दिया अब की बार आर पार। बात करेंगे कल हाई लेवल की मीटिंग भी हुई थी, तमाम हाई लेवल की मीटिंग हुई, फिर बहकाने का काम था। हमने सीधे सीधे कह दिया जब तक धरातल पर नहीं उतरवाएंगे जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आप बात कर लें सरकार से। कल का हमारा प्रोग्राम है, उन्हें बताया था हमने, उस प्रोग्राम को हम यथावत अपने को रखेंगे। अगर आज भी शाम तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम अगले प्रोग्रामों की घोषणा करेंगे। फिर उसके बीच में अगर ये कहेंगे तो हम उस पर तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। जब दिल्ली जाते कहीं हैं पल्ली साइड में, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सरकार को बताया गया सरकार दिल्ली रहती है, सरकार ऊंचा सुनती है, कान के पास जाकर आवाज लगानी पड़ेगी। 10% दो, 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को लागू करो। एयरपोर्ट में गांव जो विस्थापित हो रहे हैं उनको लाभ दो, उनको विस्थापित ऐसे होने नहीं देंगे। आप लोग कई लोग आपके जो है किसान नगर बंद हो चुके हैं। हाँ, वो तो इनका अपना प्लान रहता है इस चीज का, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा रोल है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कह दिया कि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है। तमाम नेता पीछे रहेंगे, तमाम किसान आगे रहेंगे। ये लड़ाई तो इधर किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं, नोएडा और दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान हैं जो वहां पर दिल्ली जाने के लिए और संसद को का घेराव करने की तैयारी में हैं। वो कह रहे हैं कि हम पिछले कई दिनों से आ रहे हैं और जगह जगह रुकते हुए हमने पहले से ही ये घोषणा कर रखी है, सरकार को सुनाने के लिए कि उसने जो वादे किए थे वो कब पूरा करेगी, ये जानने के लिए। और उधर लखनऊ में इस समय कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अफरा तफरी मची हुई है। वहां अजय राय, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय संभल जाने के लिए अड़े हुए हैं। वहां कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे ताला लगा दिया है, पुलिस ने रोक दिया है कि वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता संभल जाने के लिए अड़े हुए हैं। जबकि जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था कांग्रेस पार्टी का, उस प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के घरों के बाहर पुलिस लगा दी गई, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा हैं, उसके अलावा तमाम ऐसे नेता हैं, खुद अजय राय को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है लखनऊ में। तो ये इस समय वहां भी स्थिति बहुत अजीबोगरीब बनी हुई है कि नेता संभल जाने के लिए तैयार हैं और उनको प्रशासन लखनऊ में ही या उनके अपने घरों में जहां भी वो हैं उनको वहां रोका जा रहा है। और कांग्रेस मुख्यालय में लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। एक बार उन विजुअल्स को भी देखेंगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी के बाहर का दृश्य है इस समय। और उसके अलावा कई नेताओं ने यह शिकायत की है कि उनको जाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस के नेता हैं सचिन चौधरी, एक बार सुनते हैं उनको भी। सचिन चौधरी क्या कह रहे हैं कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है उसको वहां जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जहां जिनका घर है यानी उनको घरों से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है।
सचिन चौधरी? अच्छा, हाँ जी हाँ, अमरोहा के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं। संभल से पास ही में है अमरोहा, लेकिन सचिन चौधरी को भी वहां रोक दिया गया। तो सचिन चौधरी को सुनते हैं कि क्यों रोका गया, क्या कहा है। लेकिन लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है उसके बाहर कांग्रेसी बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कहां लखनऊ में, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभल जाने पर अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उनको किस तरह रोका हुआ है। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता वहां नारेबाजी कर रहे हैं और जाने पर अड़े हुए हैं। अजय राय वहां मौजूद है, प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है लखनऊ में, और प्रशासन अड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी नहीं जाने दिया गया, कांग्रेस का नेताओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और यह सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है कि आखिर क्यों नहीं जाने दे रहा है प्रशासन संभल। वो वहां जाकर पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, वहां की वस्तु स्थिति को जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन जो बयान दे रहा है वो उस पर लोगों को भरोसा नहीं है। वो उस बात सही बयान नहीं दे रहा है, सही स्थिति नहीं बता रहा है कि वहां पर हुआ क्या। यानी वो एक जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए ये डेलीगेशन जा रहा है, प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, वस्तु स्थिति की जांच करेगा वहां पर जो कुछ भी हुआ संभल में रविवार को और उसके बाद। तो ये आप कांग्रेस के जो मुख्यालय है लखनऊ में उसकी तस्वीरें हैं। और एक बार सुनते हैं कि सचिन चौधरी ने क्या कहा है, जो अमरोहा के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वो भी उस डेलीगेशन में जा रहे थे, संभल जो कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जाने वाला था, लेकिन उन्हें भी उनके घर पर रोक दिया गया। पुलिस रोक रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी पहले से प्रशासन ने हमें 2 तारीख का समय दिया था। कई दिन से परमिशन मांगी जा रही है। माननीय राहुल जी, प्रियंका जी का दौरा भी लगा था, उसी बीच में प्रशासन रास्ते में ही सारे टोल टैक्स बैरिकेड कर दिए। हापुड़ से लेके बुलंदशहर रोड सारे रोड बंद कर दी गई। मेरा सिर्फ एक ही पूछना है, जो लोग दंगे में लोग मरे हैं, अगर उनका हालचाल भी हम नहीं जान सकते तो लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। जिन लोगों ने वहां पे दंगा कराया, जिन लोगों ने वहां अर्जी लगाई, ये कौन लोग हैं, इनकी जांच कोई कर नहीं रहा। इसकी सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। ऐसे वो कोई जैन नाम के व्यक्ति हैं जो बार बार मस्जिदों में मंदिर निकाल रहे हैं। इस तरह के असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 6 लोगों की मौतें हो चुकी है, कई लोग घरों में पड़े हैं। मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि ये दंगा किसने कराया, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और पीड़ितों को अगर ये प्रशासन शासन द्वारा मौतें हुई हैं तो उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और आगे से ऐसी घटना ना हो। मैं योगी जी से उनकी इस्तीफे की मांग करता हूँ, क्योंकि योगी जी का हमेशा से कहना रहा है कि हमारी सरकार में दंगे नहीं होते। मुझे लगता है ये दंगा कराया गया है, प्रायोजित है। 20 तारीख में इलेक्शन है, 19 में आप वहां पे सर्वे करा रहे हैं, दोनों पक्षों को सुना नहीं गया। सेम डे ही आप ऑर्डर कर दे रहे हैं, सेम डे ही कमिश्नर आपका नियुक्त हो जा रहे हैं, सेम डे ही सर्वे हो रहा है। उसके बाद जब एक बार सर्वे हो गया, दूसरी बार आप सर्वे कर रहे हैं। ऐसी कौन सी जरूरत थी, ऐसी कौन सी आफत थी? 29 तारीख तक का समय था, आराम से हो सकता था। और पहली बात तो एक्स पार्टी ऑर्डर था, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। तो क्या आप कहाँ जा रहे थे? संभल जा रहे हैं हम लोग और संभल जाएंगे। रोक दिए गए हैं लेकिन संभल जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में संभल जाने को तैयार है। एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए वहां पर उसको कहा गया है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उनके घरों में ही कैद कर दिया गया है। और इधर किसान डटे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, और उधर महाराष्ट्र में अभी भी गतिरोध बना हुआ है सरकार बनाने को लेकर। ये तमाम मुद्दे हैं। इस बीच में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में। उसमें चर्चा की गई कि संसद के गतिरोध को कैसे खत्म किया जाए। गतिरोध को चूंकि सरकार को खत्म करना है और विपक्ष यह चाहता है कि वो जिन मुद्दों पर, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कराई जाए। यानी मणिपुर के मुद्दे पर वहां पर लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है जिस तरह से स्थिति खराब है। इसके अलावा अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, संभल के मुद्दे पर। लेकिन सरकार इस चर्चा को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या प्रधानमंत्री मोदी के तमाम साथी फिल्म देखने की तैयारी में है। अमलेंदु जी ज्यादा जानकारी देंगे, कौन सी फिल्म वो देखेंगे और आज ही फिल्म देखने का फैसला क्यों लिया गया है? आज ही फिल्म देखने का फैसला इसलिए किया गया है समीर जी, चूंकि कल गांव से लौटकर आए
एकनाथ शिंदे, और गांव से लौटकर आने के बाद पहले तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही जो है समर्थन दे चुके हैं बीजेपी को, हम सब एकजुट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी अपना तय करे, ये एक तरीके से ये कहा। उधर बीजेपी की आज जो बैठक होनी थी विधायक दल की, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा ट्वीट किया था, बावनकुले जो है चंद्रशेखर बावनकुले की 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, मतलब 2 दिसंबर को बैठक होगी और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन वो बैठक आज भी नहीं हो पाई और वो बैठक कल गई, अब वो होगी 4 दिसंबर को कहा जा रहा है, और 4 दिसंबर को भी होगी कि नहीं होगी अभी तक ये कुछ पता नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कल जिस तरीके से कहा कि वो कॉमन मैन के मुख्यमंत्री हैं और कॉमन मैन के मुख्यमंत्री के तौर पर ही उन्होंने काम किया और वो कॉमन मैन है और जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, यानी एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे। बीजेपी चाहे तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दे, नहीं बनाए तो वो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, लेकिन जनता जो है वो ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें। तो यानी एक संदेश ये बीजेपी को दे दिया साफ तौर से, और खासतौर से मोदी और शाह को दे दिया कि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे को ही बनना है, कोई फडणवीस, कोई पीयूष गोयल, कोई विनोद तावड़े, कोई किसी का कोई चक्कर नहीं, बीजेपी का कोई नहीं। मुख्यमंत्री अगर बनना है तो वो एकनाथ शिंदे को बनना है, और ये एक तरीके से खुली बगावत के तौर पे देखा जा रहा है एकनाथ शिंदे की इस वक्तव्य को। तो अब देखना यह है कि बीजेपी इससे क्या रास्ता अपनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद काफी ज्यादा तनाव में समझे जा रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह शाम को 4 बजे अपने सांसदों के साथ साबरमती फिल्म देखेंगे, उसके बाद शायद कुछ तनाव का रास्ता वो निकालें, क्योंकि साबरमती फिल्म जिस तरीके से है तो शायद शिंदे को भी संदेश देने की कुछ कोशिशें की जाए उसके जरिए। बिल्कुल, तो ये तनाव दूर करने की कोशिश भले हो सकती है, लेकिन तनाव बना हुआ है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, जिस तरह से बाबा आढाव से मिलने के लिए अजीत पवार भी गए और बाबा आढाव ईवीएम के खिलाफ बैठे हुए थे, वहां धरने पर, अनशन पर बैठे हुए थे, और वहां शरद पवार भी उनसे मिलने के लिए गए, कांग्रेस के नेता भी गए और उद्धव ठाकरे भी गए। उसको देखते हुए ये लग रहा है और ये लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को अगर इग्नोर किया गया, उनकी बातें नहीं मानी गई, तो फिर एकनाथ शिंदे के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते खुले हुए हैं। और यह रास्ता ऐसा है, वो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने से रोक सकता है, बावजूद इसके कि एक बड़ा बहुमत हासिल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो तनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो ये है कि केंद्र सरकार भी उसमें हिल सकती है, क्योंकि 7 लोकसभा सांसद हैं एकनाथ शिंदे के पास, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की स्थिति यह है कि वहां एक सांसद महत्वपूर्ण है। और आज जिस तरह से चिराग पासवान ने किसानों के समर्थन में बयान दिया है, उस बयान को हम लोग सुनाने की कोशिश भी करेंगे। वो बयान भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी भी वही पार्टी है जो बैसाखी का काम कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए। तो इन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे को इग्नोर कर पाना, यानी उनको नजरअंदाज कर पाना, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको नजरअंदाज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बताया यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला कर सकते हैं, और बाहर से सरकार को समर्थन देने के फैसले का मतलब होता है कि वो सरकार से कभी भी उसको अपना फैसला वापस भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से 26 नवंबर को कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वहां असमंजस बना हुआ है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर वहां पर इस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। सुनते हैं एक बार प्रियंका चतुर्वेदी को, यही सवाल उन्होंने पूछा है और कहा है कि महाराष्ट्र में ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उसका जवाब देगा, कौन जवाबदेही किसके प्रति है। BJP candidate for Maharashtra CM has said already given my unconditional support. Till the time the CM is not sworn in, we will continue to see the tantrums. If he had given this unconditional support, what made him take a 2-day off and did not attend any meetings? Why is it that they have to again go back to Delhi to decide who will be the chief minister face and how the portfolios will be distributed? Why did he go into this incredible sulk after meeting Amit Shah? So if you have given the responsibility to Mr. Amit Shah, you've given the responsibility to the Prime Minister of India, and if you look at it, it is the Bharatiya Janata Party which has won a larger mandate. So it becomes, I do not know why he keeps saying this, that he says that he's absolutely doesn't have a problem. Yet we don't see who the CM candidate is, we don't know when the oath taking ceremony is. Please remember, it is just Mr. Bawankule who has gone and put it out on Twitter that there is going to be a swearing-in ceremony on 5th December. None of the 3 alliance partners have approached the governor
with a letter of saying that they have the number of seats and they're willing to take oath together. The governor house has yet not issued the dates, and for them to proclaim, so is BJP now going to decide how the governor will work? That entire shadow boxing that we used to see, is it now very clear that the constitutional chair that the governor holds is no longer valid in Maharashtra? It is all going to be run from the headquarters of the Bharatiya Janata Party. तो ये सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर कौन तय करेगा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तय करेंगे या फिर विधायक तय करेंगे। भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और अपने ही विधायक दलों के विधायक उसके जो है वो अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ा सवाल है कि आखिर वहां पर जो परिस्थितियां हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है। और प्रियंका चतुर्वेदी जिस तरह से ये सवाल उठा रही हैं, विपक्ष लगातार उठा रहा है और शिवसेना नेता संजय राउत भी ये सवाल उठा चुके हैं कई बार कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी है। इन सब को देखते हुए जो नई परिस्थितियां बन रही हैं, आसार दिख रहे हैं और एकनाथ शिंदे जिस तरह से बगावती तेवर में दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो एकनाथ शिंदे या अजित पवार को लेकर उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है वो सारी चीजें बहुत कुछ कह रहा है। अमलेंदु जी, ये काफ़ी कुछ कह रहा है और ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन भी अंदर से अंदर जो है वो एक तरह से जो कहा था ना कि किनारे बैठकर देखो लहरें क्या उठ रही हैं, तो किनारे बैठकर जो है जो भूचाल आ रहा है महायुति की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में, और शिंदे ने जिस तरीके से खुले तौर पर बगावत ये कहकर कर दी है कि वो जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो इंडिया गठबंधन भी इसको अच्छे तरीके से भांप रहा है कि कब क्या कदम उठाए जाने हैं। आप देखिए कि अब जो है एकनाथ शिंदे पर कोई भी प्रहार जो है वो ना उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रहा है, ना शरद पवार की तरफ से हो रहा है, ना कांग्रेस उस पर कोई प्रहार कर रही है, एकनाथ शिंदे पे नहीं कर रही है। अब सारे प्रहार बीजेपी पर हो रहे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे को एक रास्ता दिया गया है वापसी का कि आप वापस कीजिए? अजीत पवार पर भी कोई प्रहार नहीं हो रहे हैं और अजीत पवार तो जाकर बाबा आढाव से भी मिल चुके जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जो खिचड़ी जो है वो कब पकती है और कितनी पकती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से लगातार संकेत दे रहे हैं वो संकेत ये साफ है कि वो बीजेपी और के आला कमान यानी मोदी शाह को वो अपने दबाव में लेना चाहते हैं। और ये साफ तरीके से देखा जाए तो उन्होंने एक बगावती रुख अपनाया हुआ है कि मुख्यमंत्री अगर बनना है तो एकनाथ शिंदे को बनना है, वरना महायुति का मुख्यमंत्री नहीं होगा, एकनाथ शिंदे किसी और गठबंधन से बन जाएंगे मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे किसी और गठबंधन से बन जाएंगे मुख्यमंत्री। और ये भी जो शिवसेना के नेताओं, एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है उसके नेताओं की तरफ से जो बातें आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी आ रही हैं, वो ये भी आ रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है तो शिवसेना और एनसीपी यानी अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दिया जाना चाहिए डिप्टी सीएम के तौर पर उनके पास जो विभाग रहे। लेकिन किसी भी कीमत पर डिप्टी सीएम का पद भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों को नहीं देना चाहती है और यही वजह है कि गठबंधन के सहयोगियों का जो अविश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ज्यादा बढ़ रहा है, जो खबरें आ रही हैं। और जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी वहां पर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर जरूर बने और अजित पवार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था और अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था। तो अब डिप्टी सीएम बनने की स्थिति में एकनाथ शिंदे की पार्टी चाहती है कि उसके पास भी गृह मंत्रालय हो। ये सारी बातें ऐसी है जो इस समय विवाद का विषय बनी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी एकनाथ शिंदे चाहते हैं और ये जब गठबंधन सरकारें होती हैं या जब हंग असेंबली और पार्लियामेंट होती है उस स्थिति में स्पीकर का रोल बड़ा अहम होता है। बहुत सारी चीजें उसके जरिए तय होती हैं और अगर एकनाथ शिंदे स्पीकर के पद की मांग कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। अमलेंदु जी बिल्कुल, स्पीकर की मांग असल में क्यों की जा रही है समीर जी? स्पीकर की मांग इसलिए की जा रही है कि बाद में बीजेपी एकनाथ शिंदे के विधायकों को या अजीत पवार के विधायकों को तोड़कर और फिर अपनी सरकार न बनाने, अभी तो दबाव में है लेकिन 6 महीने बाद भी क्या ये दबाव रहेगा? एकनाथ शिंदे बहुत लंबी सोचकर चल रहे हैं और ये देखकर चल रहे हैं कि बीजेपी, देखिए उद्धव ठाकरे ने तो अपने को एक तरह से देखा जाए वो बचा के रखा कि पार्टी टूटने के बाद भी उद्धव ठाकरे
बने हुए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं बने रह सकते। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो शिंदे खत्म हो जाएंगे। तो शिंदे अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर देखकर चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बगावती रुख अपनाया हुआ है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, अन्यथा वो फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे। ये एक तरीके से संकेत उन्होंने दिया है मोदी और शाह को। सभी जी बिल्कुल। और स्पीकर के पद की मांग करना ही अपने आप में एक बड़ा संदेश है और दूर की सोच इसमें दिखाई पड़ रही है एकनाथ शिंदे की। और जो ये कयास लग रहे हैं कि शरद पवार के संपर्क में है और इंडिया गठबंधन की मदद से भी ये दोनों लोग सरकार बना सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी स्थितियां इस तरह की हैं कि अगर ये दोनों यानी एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो वहां भी पूर्ण बहुमत हासिल हो जाएगा और सरकार बन सकती है। उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत की स्थिति होगी और इतनी ज्यादा सीटें पाने के बावजूद 130 सीटों के बावजूद वो अपनी सरकार वहां पर शायद न बना पाए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है कि उसी का मुख्यमंत्री भी होगा, उसी का गृह मंत्री भी होगा, उसी का वित्त मंत्री भी होगा और उसी का विधानसभा अध्यक्ष भी होगा, तो इन सारी चीजों को इन शर्तों पर ये दोनों ही पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अजित पवार ने इस तरह से खुलेआम बगावत की धमकी तो नहीं दी है, लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से कह रहे हैं और अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं, उससे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार के गठन को लेकर स्थितियां अस्पष्ट है, बहुत अभी तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, आशंकाएं बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल का नेता चुनने की तारीख बार बार टाल रही है, केंद्र से पर्यवेक्षक भी नहीं नियुक्त हो पा रहे हैं। ये सारी चीजें बता रही हैं कि महायुति गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है उससे कहीं ज्यादा विवाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है। चूंकि आला कमान बनाना चाहता है देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर या भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महाराष्ट्र इकाई है वो किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर या विधायक दल के नेता के तौर पर देखना चाहती है। तो ये पार्टी के भीतर भी ये जो स्थितियां हैं स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं और जो महायुति के घटक दल है वो यही कह रहे हैं कि पहले आप अपने विधायक दल का नेता तो चुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, यही घटक दल के सब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, एकनाथ शिंदे नाराज हैं या अजित पवार नाराज हैं या एकनाथ शिंदे बगावती रुख अपनाए हुए हैं, वो होता रहेगा। पहले आप अपना नेता तो चुनिए, आपके नेता चुनने में देर क्यों हो रही है? तो बीजेपी का संकट असल में ये भी है कि वो अपने ही यहाँ जब नहीं चुन पा रही है तो वहाँ किस तरीके से वो एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाए कि भैया आप जब वापस हो जाइए। एकनाथ शिंदे भी यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम तो मान जाएंगे, चलिए, लेकिन आप अपने यहाँ तो तय कर लीजिए। अगर आप हमको नहीं बना रहे तो पहले आप अपने यहाँ तय कीजिए। अब संकट यही है कि एकनाथ शिंदे को अगर हटाते हैं और एकनाथ शिंदे को नहीं बनाते हैं तो बनाए किसको? ये बीजेपी के सामने बहुत बड़ा संकट है और एकनाथ शिंदे इस बीजेपी की मजबूरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इसीलिए बगावती तेवर वो अपनाए हुए हैं। तो वो इसकी मजबूरी को समझ रहे हैं और उनको भी ये पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में यही स्थितियां रही तो जहां 2-3 दावेदार, एक से ज्यादा दावेदार अगर रहेंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही ये बात स्पष्ट कर दी जाए कि एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरह का संवैधानिक संकट बना हुआ है महाराष्ट्र में, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो एनसीपी की नेता है, सांसद है फौजिया खान, उन्होंने भी इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं और घटक दल के जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर वहां महाराष्ट्र में इन स्थितियों में, जबकि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, नए चुनाव हो चुके हैं, सरकार नहीं बन पा रही है, तो फिर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है और या फिर सरकार क्यों नहीं बन रही है? स्पष्ट होना चाहिए कि महाराष्ट्र में इस समय किस पार्टी की सरकार है। एक बार सुनेंगे कि क्या कहा फौजिया खान ने, जो सांसद है, एनसीपी की राज्यसभा में सदस्य है। जी, तो इसमें क्या मसला रहा? मसला तो हल हो गया और जब उनके पास इतना भारी बहुमत है वो बराबर बनाएंगे सरकार और उन लोगों का अधिकार है, तो इसमें मसला क्या है? लेकिन इन सब के बीच जो वहाँ के स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की बात नहीं कही। नहीं, ये बात तो देखिए जनता की तरफ से आ रही है, गांव-गांव से आ रही है और लोगों को शंका है, लोग अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जो
अपने गांव में बैलेट पेपर पे फिर से मतदान करवाना चाह रहे हैं और फिर वो टैली करके देखेंगे। कल होने वाला है एक गांव में मतदान महाराष्ट्र में। तो अगर पब्लिक के अंदर इतना डिस्कंटेंट है, पब्लिक के अंदर इसके बारे में सवाल है, तो ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में इतनी एडमेंट है। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने कहा है कि पॉपुलेशन क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कम से कम 3 बच्चे। तो ये तमाम मुद्दे हैं और जिस तरह से गांव-गांव में ईवीएम के खिलाफ वहां आवाजें उठ रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, वो भी इस समय चुनाव आयोग के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जो कुछ भी चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चुनौती उसको अपने गठबंधन के सामने भी दिखाई पड़ रही है और पार्टी के भीतर भी दिखाई पड़ रही है। तो इन सब के बीच जिस तरह से किसान अब डटे हुए हैं दिल्ली कूच करने के लिए और विपक्ष अड़ा हुआ है तमाम मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के लिए, और दूसरी ओर महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, ये सारी चीजें बता रही है कि क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, केंद्र सरकार के भीतर, और इसके अलावा तमाम दूसरी जगहों पर जो दूसरे तमाम मुद्दे हैं उन सब चीजों को लेकर। इन पर आगे क्या होता है बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी बने रहिए डीवी लाइव के साथ, हमारे तमाम नियमित कार्यक्रमों को आप देखते रहिए, विश्लेषण सुनते रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए और डीवी लाइव पर पल पल की खबरों के लिए आप इसको देखते रहें। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं।